हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पार्ट 1 में समावेशी शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, अवधारणा, विशेषताएं, श्रेष्ठ, आवश्यकता, सिद्धांत, लाभ या समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक दक्षता के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रतिभाशाली छात्रों तक कंप्लीट कर लिया था। स्टार्ट करते हैं। शैक्षिक रूप से पिछड़े कमज़ोर बच्चे, जिन्हें हम बैकवर्ड चिल्ड्रंस कहते हैं। पिछड़े बच्चों को परिभाषित करने के लिए बुद्धि लब्धि IQ के स्तर को प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि निष्पत्ति या शिक्षक लब्धि को आधार माना जाता है। बर्टन हर्ट के अनुसार पिछड़े बालक वे होते हैं जिनकी शैक्षिक उपलब्धियों उस स्तर से निम्न स्तर की हो जिनके लिए वह योग्य हैं। श्री लर्बर्ट के अनुसार पिछड़े बच्चे वह हैं जिनकी शैक्षिक लब्धि शैक्षिक अंक 85 से कम हो। टीके मैनन के अनुसार भारतीय स्थिति में पिछड़े बच्चे वे हैं जो अपनी कक्षाओं की औसत आयु से 1 से अधिक वर्ष बड़े हों। शैक्षिक रूप से पिछड़ापन 2 प्रकार का होता है: सामान्य पिछड़ापन, विशिष्ट पिछड़ापन। सामान्य पिछड़ापन, इस प्रकार के पिछड़ेपन में बच्चे सभी पक्षों में पिछड़े दिखाई देते हैं। वह लगभग कक्षा कक्ष के सभी विषयों में पिछड़ जाते हैं। पाठ्यक्रमांतर क्रियाओं से उसे कोई सफलता नहीं मिलती, ना ही वह उनमें भाग लेते हैं। विशिष्ट पिछड़ापन, विशिष्ट पिछड़ापन किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होता है या कोई एक विषय होता है जिसमें बच्चे पिछड़ जाते हैं। यह पिछड़ापन किसी कारणवश होता है कि वह सामान्य बच्चों के साथ नहीं चल पाते हैं। शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की पहचान, विभिन्न परिस्थितियों एवं व्यवहार का ज्ञान। शैक्षिक पिछड़ेपन के बाह्य कारणों का पता लगाने के लिए बच्चों के सामाजिक आर्थिक स्तर, माता पिता का शिक्षा स्तर एवं सत्र में बच्चों की उपस्थिति, विद्यालय में प्रवेश का समय, विद्यालय का वातावरण, शिक्षकों का शैक्षिक ज्ञानात्मक स्तर, प्रयोग में लाई जाने वाली शिक्षण विधियाँ एवं उपकरणों आदि का ज्ञान सहायक सिद्ध हो सकता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, मनोवैज्ञानिकों ने पिछड़ेपन का कारण बच्चों का मन बुद्धि होना पाया है। बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है जिससे हम पिछड़ेपन की पहचान कर सकते हैं: मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100, या IQ, जिसे हम इंटेलिजेंट कोशेंट बोलते हैं, इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इंटू 100। मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों के पहले से स्थापित परीक्षणों द्वारा पता लगाया जा सकता है। उपलब्धि परीक्षण, छात्र द्वारा दी गई परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार सांख्यिकी विधि, औसत या सामान्य से अंतर ज्ञात करके शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों का पता लगाया जा सकता है। सामूहिक परीक्षण, अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में सामूहिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया जा सकता है। यह शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों प्रकार का हो सकता है। अन्य मनोवैज्ञानिक परीक्षण, कभी कभी बच्चों के पिछड़ेपन का कारण शैक्षिक या बौद्धिक ना होकर मनोवैज्ञानिक होता है, जैसे बच्चों का कक्षा और घर में कुसमायोजन, प्रेरणा व प्रोत्साहन का अभाव, शिक्षा या विशेष विषय की अज्ञानता, प्रतिकूल अभिवृद्धि, संवेगता व सामाजिक कुसमायोजन, मानसिक द्वंद्व, दुश्चिंताएं आदि का पता लगाने के लिए इंटरव्यू, माता पिता से विचार विमर्श आदि तकनीकियों का प्रयोग कर अध्ययन किया जा सकता है। शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की शिक्षा, सहानुभूति पूर्वक व्यवहार, धीमी गति से पढ़ाना, व्यावसायिक परीक्षण देना, श्रव्य दृश्यों साधनों का प्रयोग, आत्मविश्वास में वृद्धि कराकर विशेषज्ञों द्वारा शिक्षा, छोटी कक्षा एवं उपयुक्त निर्देशन द्वारा पिछड़ेपन का पता लगाकर उसके निवारण द्वारा, श्रेणीहीन कक्षा के द्वारा, उपचारमत कक्षाओं के द्वारा, सरल एवं रचनात्मक विषयों के अध्ययन से, बार बार बताया जाना, मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना, राज्य की ओर से सुविधाएं प्रदान करना, अभिप्रेरणा प्रदान करना। उसके बाद हम आते हैं आंशिक रूप से शारीरिक असक्षम बच्चे, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, वाक दोष, स्थिबाधित। आंशिक रूप से जो शारीरिक सक्षम होते हैं, जिनमें फिजिकली डिसेबिलिटीज होती हैं, वो 4 टाइप के होते हैं। ऐसे बच्चे में शारीरिक दोष होता है और कार्य क्षमता भी कम होती है। वे व्यक्तिगत व सामाजिक कार्यों का निर्वहन नहीं कर पाते हैं। आंशिक असक्षम बच्चों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है: दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, वाक दोष, अस्थिबाधित। आंशिक रूप से दृष्टिबाधित का अर्थ और परिभाषा,
वे बच्चे होते हैं जो मोटे छापे और बड़े छापे की पठन सामग्री अथवा पुस्तकों को पढ़ने योग्य नहीं होते हैं। मध्यम रूप से में ऐसे दृष्टिबाधितों के नेत्रों को देखने की क्षमता 20 बाई 70 फीट की होती है, अर्थात सामान्य बच्चा यदि 70 फीट की दूरी से किसी वस्तु को देख पाता है तो दृष्टिबाधित सिर्फ 20 फुट तक उस वस्तु को देख पाएंगे। भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय 1987 के अनुसार आंशिक रूप से असक्षम बच्चे वह हैं जो चश्मे की सहायता से मुद्रित पाठ्य वस्तु तथा दृश्य सामग्री का उपयोग कर लेते हैं। पहचान और विशेषताएं। हम दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान कैसे कर सकते हैं? ये बच्चे अक्सर सिर दर्द की शिकायत करते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। ये बच्चे बार बार पलक झपकते हैं, पुस्तक तथा अन्य वस्तुओं को आंखों के पास ले आते हैं, आंख बंद करके सिर को ऊपर उठाता है, अक्सर आंखों को मलता रहता है, प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं, जब दूर की वस्तुएं देखता है तब शरीर में तनाव होता है, आँखों में पानी या आंसू बहता रहता है, चलते समय गलत तरीके से पैर रखता है, आँखों का टेढ़ापन या तिरछापन अथवा आंखें भारी होना भी इसका एक पहचान है। समस्याएं क्या क्या इन बच्चों के आगे आती है? समस्याएं बच्चों में बुद्धि स्तर का कम होना, शैक्षिक मंदता यानी कि ये धीमी गति से शिक्षा को ग्रहण करेंगे क्योंकि अच्छे से देख नहीं पाते हैं, मंदवाणी विकास, व्यक्तिगत विषप्ति होना, सामाजिक समायोजन की समस्या बनी रहती है। श्रवण बाधित बच्चे, ऐसे बच्चे जो सुनने की क्षमता पूर्ण रूप से खो देते हैं, इस प्रकार से हम कहते हैं कि वह पूर्णतः सुन नहीं पाते या बहरे होते हैं। श्रवण बाधित बच्चों के लक्षण, इनके व्यवहार में लगातार एकाग्रता नहीं होती है। ऐसे बच्चे गतिविधियों के विषय में और कार्यों के प्रति अधिक सजग होते हैं। अध्यापक के होठों की गतिविधि और उनके हाव भाव पर ध्यान देते हैं। ये अपने सिर को एक ओर झुकाकर या घुमाकर सुनने का प्रयास करते हैं। प्रश्न पूछने पर अध्यापक से दोबारा पूछने को कहते हैं। शाब्दिक निर्देशों को समझने में और अनुसरण करने में कठिनाइयाँ होती हैं। शब्दों को सही से उच्चारण में कठिनाइयाँ होती हैं। अधिक धीरे या अधिक तेज बोलते हैं। इनकी भाषा का पूर्ण विकास नहीं हो पाता क्योंकि बोलने के लिए सुनना भी जरूरी होता है। श्रवण बाधितों का वर्गीकरण। श्रवण बाधितों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। कम बाधित बच्चे, जिन्हें 35 से 50 डेसिबल तक सुनाई देता है, इनके अंदर 40% बाधिता होती है। मंद बाधित बच्चे, जिन्हें 55 से 69 डेसिबल तक सुनाई देता है, ये 40 से 50% तक बाधित होते हैं। गंभीर बाधित बच्चे 70 से 89 डेसिबल तक 50 से 75% तक बाधित होते हैं। पूर्ण एंड ग्रहण बाधित बच्चे 90 से 100 डेसिबल तक 100% बाधित होते हैं। इन्हें सुनाई नहीं देता, इन्हें हम बहरे भी कहते हैं। आंशिक श्रवण बाधितों की शिक्षा, इनकी शिक्षा के लिए विशेष कम्युनिकेशन तकनीक अपनाई जानी चाहिए, जिसमें कि ओष्ठ पाठन विधि यानी कि होठों के द्वारा जो हम बोलते हैं उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। संकेत भाषा का प्रयोग करके, स्पर्श विधि से शरीर के विभिन्न गति करवाकर, ध्वनि प्रबंधक यंत्रों का प्रयोग करके जैसे उपयोगी कम्युनिकेशन विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग सहायक सामग्री जैसे आकृतियों, चित्र, संकेत शब्द, मॉडल, मानचित्रों का प्रयोग किया जा सकता है। पृथक कक्षाओं की विशेषता अगर हो तो लाभदायक रहेगा। शिशु कार्यक्रम चलाकर प्रारंभ से ही शिक्षित किया जा सकता है। प्रगतिक्रम, श्रवण बाधित को इस प्रकार प्रशिक्षित करना है कि वे सामान्य कक्षा के लिए स्वयं को तैयार कर सके। उसके बाद आता है वाक दोष। लहान एवं काफमैन के अनुसार वाणी मुखर भाषा के ध्वनि की क्रमबद्ध एवं व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। जब इस प्रकार उपर्युक्त से अलग या भिन्न स्थिति उत्पन्न होती है तो यह स्थिति वाक दोष कहलाती है। इस प्रकार से वाक और वाणी दोष बाधित वे बच्चे होते हैं जो मुख की आवाज़, बोले गए शब्दों में तालमेल तथा शब्दों को संयोजित करने में कठिनाई महसूस करते हैं। राइफर 1979 के अनुसार बच्चे जिनको संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन में समस्या होती है और उसका स्वर या वाणी अन्य बच्चों से भिन्न प्रकार की होती है, वह स्वयं भी सजग होता है कि अपनी बातें करने में असमर्थ हो, उसकी वाणी मधुर नहीं होती है। वाक दोष वाले बच्चों की विशेषताएं,
इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनकी श्वसन क्रिया असामान्य होती है और उनकी आवाज़ भी हल्की होती है। जो बोलते हैं वह स्पष्ट नहीं होता है, बोलने में संकोच करते हैं तथा धारा प्रवाह नहीं बोल पाते हैं। इनकी आवाज़ इनकी आयु के अनुकूल नहीं होती है। कुछ बच्चे बोलने में तुतलाते हैं। नासिक दोष होना जिसके कारण वे नाक के स्वर में बोलते हैं। वाक् दोष के प्रकार, वाक् दोष 6 प्रकार का होता है। प्रक्रियात्मक तथा उच्चारणात्मक दोष, हकलाना, आवाज़ की समस्या, अंगीय वाणी का दोष, कम सुनने वाले बच्चों के साथ वाणी की समस्या, देर से बोलने वाले का विकास। वाक् दोष वाले बच्चों की शिक्षा, पर्याप्त अभिप्रेरणा प्रदान करना, दोष पर बल न देना, सही निदान करना, उपयुक्त वाक् अभ्यास, दुश्चिंता से मुक्ति, लज्जा एवं घबराहट से बचाव। अब एक नोट है, जहाँ तक संभव हो सके ऐसे बच्चों का पता करके बाल्यकाल से ही लगाकर उपचार कराना चाहिए ताकि सामान्य बच्चों को साथ उन्हें समायोजन करने में प्रॉब्लम ना हो या समायोजन अच्छे से स्थापित कर सके। अस्थि बाधित बच्चे, वे बच्चे जिनको किसी एक या अधिक हड्डियों में दोष आ गया हो या क्षतिग्रस्त हो गई हो जिससे वे सामान्य बच्चों की भांति शारीरिक अभ्यास करने में असमर्थ हो गए हों। ऐसे बच्चों की मांसपेशियां तथा जोड़ों अथवा अस्थियों में किसी कारण से दोष आ जाता है। विशेषताएं: लूले, लंगड़े, हथकटे, एक या एक से अधिक अंगों का लकवा, पांव फिरा जिसे हम क्लब फुट बोलते हैं, मेरुदंड का वक्र होना, विकृत नितंब, मस्तिष्क पक्षाघात, मेरुदंडीय दिशामुख, मांसपेशियां असमर्था। पहचान क्या है? शारीरिक अंगों पर समुचित नियंत्रण न होना, बैसाखियों की सहायता से चलना, शारीरिक कार्यों तथा अभ्यास में दर्द एवं कठिनाई अनुभव करना, लड़खड़ाकर चलना, चलते चलते गिर जाना, अंगों का असामान्य होना, नकली अंगों की सहायता लेना। कारण: जन्मजात अनियमितता के कारण, दुर्घटना के कारण या बीमारी के कारण। शिक्षा: उपचार सुविधाएं प्रदान करना, प्रशिक्षित अध्यापक द्वारा शिक्षण कार्य, विशेष कक्षाओं का आयोजन करना, अतिरिक्त कक्षा के सर्जन से, विशेष विद्यालयों के निर्माण से, पाठ्यक्रम को आवश्यकता अनुकूल बनाकर, अभिवर्तियों में परिवर्तन करके, अधिगम अनुभव करवाकर, सहायक सामग्री प्रदान कर। अब वंचित बच्चों के वर्ग: अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, घुमंतु तथा श्रमिक परिवारों के बच्चे। अब वंचित यानी किसी चीज़ से वंचित रह जाना, वे बच्चे जो स्टार्टिंग में वंचित रह जाएं शिक्षा से या बाद में वंचित रह जाए, उनका भी पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है। वंचन यानी कि मीनिंग ऑफ डेप्रिवेशन, वंचन वह परिवेश जन्यावस्था है जिसका कि स्वरूप एवं अर्थ सामाजिक संस्कृति तथा भिन्नता के साथ साथ परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर अध्ययन की मुख्य धारा वंचन रूप में संवेदी अनुभव के वंचन से है, जिसमें परिवेशीय अनुभव मुख्य प्रमुख होने के कारण बच्चों के विकास पर इसका सीधा निषेधात्मक प्रभाव पड़ता है। यूनेस्को ने इंडियन स्टडी रिपोर्ट में 4 प्रकार की असुविधा संपन्न समूह का उल्लेख किया है। यह समूह निम्न प्रकार से हैं: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भ्रमणकारी यानी कि घुमंतु जनजाति, संदर्भित जनजाति, पिछड़ी जाति, श्रमिक परिवार के बच्चे। इन बच्चों में क्या लक्षण देखने को मिलता है? इनमें निम्न महत्वाकांक्षा होती है, इनमें कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती है कि आगे जाके क्या करना है, बहुत कम लेवल पे होती है। निम्न शैक्षिक उपलब्धियां होती हैं इनकी, निम्न व्यक्तिगत विशेषताएं होती हैं, अनायुक्त आत्म संप्रदाय होता है, बौद्धिक मंदता होती है, सामाजिक कुशलता का अभाव होता है, भाषा की विपन्नता होती है, कक्षाओं को छोड़ना अथवा पढ़ाई के प्रति उदासीन होना। अपवंचित बच्चों की शिक्षा। 1982 ने अपवंचित बच्चों की समस्याओं का विश्लेषण करते हुए 3 विशिष्ट उपायों की संस्तुति की थी। पहला, पूर्व विद्यालय वातावरण के कारण अधिगम न्यूनताओं को दूर करने का प्रयास, विशिष्ट विषयों में न्यूनताओं को दूर करने का प्रयास, वंचित बच्चों की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास। उसके बाद आते हैं हमारे पास समस्याग्रस्त बच्चे, प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रंस। समस्याग्रस्त बच्चों से हमारा तात्पर्य उन बच्चों से है जो परिवार एवं कक्षा एवं विद्यालय में भांति भांति की समस्या उत्पन्न करते हैं। समस्यात्मक बच्चे कई प्रकार के होते हैं: चोरी करने वाले बच्चे, झूठ बोलने वाले बच्चे, क्रोध करने वाले बच्चे, विद्यालय से भाग जाने वाले बच्चे, गृह कार्य न करने वाले बच्चे,
कक्षा में देर से आने वाले बच्चे। वैलेंस्टाइन के अनुसार समस्यात्मक बच्चे वे होते हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य हो जाता है कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं का जनक बन जाता है। समस्यात्मक बच्चों की पहचान निरीक्षण विधि का प्रयोग करके, साक्षात्कार द्वारा, अभिभावकों, शिक्षकों तथा मित्रों से वार्तालाप, कथात्मक अभिलेख, संचयी अभिलेख के द्वारा, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा। समस्यात्मक व्यवहार के कारण आनुवंशिक कारण होता है, शारीरिक कारण होता है, स्वभाव संबंधित तथा संवेगात्मक कारण होता है, सामाजिक तथा परिवेशीय कारण होता है। समस्यात्मक बच्चों की शिक्षा। माता पिता को बच्चों के प्रति प्रेम, सहानुभूति तथा सहयोगात्मक व्यवहार करना चाहिए। बच्चों की मूल प्रवृत्ति का दमन न करके उनका समन या परिशोधन किया जाना चाहिए। बच्चों के अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन तथा पुरस्कार दिया जाना चाहिए। बच्चों को सहयोगियों का गुप्त निरीक्षण करना चाहिए। बच्चों की नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। बच्चों के मनोरंजन का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। बच्चों के व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी चाहिए। अध्यापक का व्यवहार मधुर या सहयोग होना चाहिए। इसी के साथ ये पार्ट समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। इसका ही थोड़ा सा टॉपिक बच गया है, परामर्श और निर्देशन, उसके साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार से आपके सामने कोई ना कोई टॉपिक की वीडियो लेके आते रहे। थैंक यू।